हमारी लास्ट ऑडियो में आपने सुना था कि फूड क्वालिटी क्या होती है और फूड सेफ्टी कैसे डिसाइड की जाती है। जो भी फूड साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया है वो उसकी क्वालिटी को डिसाइड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है? क्वालिटी। और क्वालिटी के लिए अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट्स टू रिमेंबर टू इंश्योर फूड क्वालिटी, यानी खाद्य गुणवत्ता को निश्चित करने के लिए, यानी स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए कुछ निम्न पहलू होते हैं जिनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जिसमें से नंबर 1 है कच्चा माल और जल की गुणवत्ता। भाई जिस भी चीज़ को आप बना रहे हो, जैसे आप बनाना चिप्स बना रहे हो तो बनाना चिप्स के क्वालिटी, जो बनाना आप यूज़ कर रहे हो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप उसको वॉश कर रहे हो बिफोर कुकिंग एंड ऑल, तो जिस भी पानी का आप यूज़ कर रहे हो उसको बनाने के लिए, चाहे धोने के लिए चाहे उसमें अंदर डालने के लिए, वो पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ परिसर, कर्मचारियों, उपकरणों, खाद्य निर्माण और भंडारण के क्षेत्र की स्वच्छता। ऑब्वियसली भाई जहाँ पे जिस प्रेमाइसेस में बन रहा है वो प्रेमाइसेस क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। जो भी लोग उसको बनाने में लगे हुए हैं वो क्लीन होने चाहिए, उनकी ड्रेसेस क्लीन होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, बाल कटे हुए हों, ठीक है, और गंदगी ना हो, नेल्स में साफ़ सुथरे हों, नहाए धोए हुए हों। उपकरण, जो मशीन्स है, जिन मशीन्स में खाना बना है, अगर उनमें वो चिपक जाता है खाना तो वो क्लीन होनी चाहिए, नीट, तभी उसमें नया खाना बनाया जाए, राइट। और क्या है, जब जहाँ खाना बन रहा है, निर्माण हो रहा है, वो या जिनमें वो पैकिंग हो रहा है, वो पैकिंग के जो डब्बे हैं या पॉलीथीन्स है वो नीट एंड टाइडी होनी चाहिए। और जहाँ पे स्टोर करके रखा जा रहा है रॉ मटेरियल, वहाँ पे चूहे, रोडेंट्स ये सब नहीं घूमे, है ना। ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे ये रेप्टाइल्स, रोडेंट्स वगैरह ना आए। द थर्ड पॉइंट इज़ उपयुक्त तापमान पर खाद्य पदार्थों का भंडारण, मीन्स उनका स्टोरेज ऑफ फूड एट द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। फूड का जो स्टोरेज है वो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे होना चाहिए, ऐसे टेम्परेचर पे ना हो फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसमें क्या होता है नॉर्मल वेदर होता है, जैसे अभी का वेदर है ना, अच्छा वेदर है, 25-26 टेम्परेचर रहता है, लेकिन इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो स्टोरेज कैसा टेम्परेचर होता है जिसमें वो ग्रो नहीं करते, आप सब जानते हो, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि या फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए, लो टेम्परेचर। फ्रीजिंग किस पे होती है? लो पे, है ना, और हीट किस पे होती है? हाई पे। जब टेम्परेचर हाई है, जब आपका टेम्परेचर हाई होगा तो उसको आप क्या कहते हो? हॉट। और जब आपका टेम्परेचर लो होता है तो उसको आप कहते हो कोल्ड। सो यानी स्टोरेज जो है डिपेंड करती है। कुछ खाने की चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पैकिंग करके रख दी जाती हैं, जैसे बनाना चिप्स हो गए, नॉर्मल चिप्स हो गए, कोई भी नमकीन, बिस्किट। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम है जैसे कि मीट प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रोज़न मीट प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रोज़न मटर हो गई, पनीर हुआ, तो ये इनके लिए कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके अलावा खाद्य स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है, यानी फूड हाइजीन में 2 चीज़ होती हैं, एक तो नीटनेस, क्लीनलीनेस के साथ बनाना, और जहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कटिंग, चॉपिंग और शेल्फ जो जहाँ पे आप उसको कर रहे हो वो नीट एंड टाइडी होना चाहिए। आप इसके बाद हमारा आता है 5th पॉइंट, दैट इज़ सेवा के बेहतर तरीके और गुड सर्विस प्रैक्टिस। भाई जो भी कंपनी फूड सर्विसेज देना चाहती है तो उसको, जब अगर आपको अच्छे कस्टमर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो डेफिनेटली आपको उन रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए, है ना। और सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नीटनेस, क्लीनलीनेस का, दैट इज़ कॉल्ड गुड सर्विस प्रैक्टिस। अब हमने ये तो कह दिया कि परिसर में कर्मचारियों और उपकरणों की बेहतर सुरक्षा होनी चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। भाई उनकी क्लीनलीनेस तो होनी ही चाहिए, पर मशीन्स जिनमें वो काम कर रहे हैं वो भी खतरनाक ना हो कि उन्हीं को हर्ट हो जाए, उन्हीं को चोट लग जाए। उनकी सेफ्टी, जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे शेफ्स हैं, जो आपके लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो मशीन्स, जो इक्विपमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं, दोज शुड बी सेफ एज वेल।
हमारा 7th पॉइंट है खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधित सभी नियमों का पालन करने के लिए सुदृढ़ तंत्र मीन्स इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स टू बी adopted to ensure food safety and quality। इसका क्या मतलब है कि जब आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए इफ़ेक्टिव फूड पॉलिसीज़, इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेजरमेंट्स होने चाहिए। जो नियम कानून हैं उनको ठीक से और इफ़ेक्टिवली अप्लाई करना चाहिए ताकि जो कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर कर सकें, निर्धारित कर सकें, ताकि, है ना। अब आता है 8th पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियमों का बहुत सख्ती से, स्ट्रिक्टनेस के साथ में पालन करना। इंग्लिश में स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दी इन नेशनल एंड इंटरनेशनल रूल्स टू इंश्योर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट फूड स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर फूड स्टैंडर्ड्स? फूड स्टैंडर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खाद्य मानक। खाद्य मानक क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाते हैं, लाइक रूल्स। ओके, फॉर एग्जांपल यू कम टू स्कूल, दे हैव, सो यू हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे हैव रूल्स सेट फॉर यू, है ना, फॉर दी स्टाफ, फॉर टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, एवरीवन। यस, in the same way if there is a company, वो कंपनी पब्लिक के हेल्थ का ध्यान रखते हुए फूड का प्रोडक्शन करे, इसके लिए वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए उसको क्या किया, एक साइन दे देते हैं, सिंबल। जैसे आप क्या करते हो, आपको स्माइली भेजना होता है, यू वांट टू शो कि यू आर हैप्पी, सो व्हाट डू यू सेंड? स्माइली, दैट मीन्स यू आर हैप्पी। सो क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड आइकन हो गया कि आप हैप्पी हो और आपको उसकी बात अच्छी लगी जो आपकी फ्रेंड ने बोला, ठीक है। लेकिन अगर आप दुखी होते हो और आपकी फ्रेंड की बात आपको अच्छी नहीं लगती तो आप क्या भेजते हो? रेड कलर का फेस, गुस्से वाला। दैट इज़ दी स्टैंडर्ड आइकन, है ना, फॉर दैट टू शो दैट एंगर। इन द सेम वे वी हैव फूड स्टैंडर्ड्स। इन द फूड स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इसमें वेज, नॉन वेज फूड आइटम्स, है ना, फ्रूट एंड वेजिटेबल से बने हुए फूड आइटम्स, इस तरह की चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया जाता है। जैसे लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जांपल, जो भी चीज़ वीट एंड वीट प्रोडक्ट से मिलके बनी है, यानी या फिर पल्सेस हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, ग्रो की, ये ग्रो हुई ना, प्लांट से आपको मिली। सो इनको क्या दे दिया उन्होंने, ग्रीन मार्क दे दिया। और एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, AGMARK, एग मार्क। एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स। तो आपके कुछ फूड आइटम्स पे आप देखना, इफ़ यू विल बाय सम प्रोडक्ट्स, या तो उस फूड पैकेट के पीछे जहाँ पे उसका डिटेल लिखा होगा, लेबल, वहाँ पे आपको FSSAI लिखा हुआ मिलेगा, या फिर एग मार्क मिलेगा, या फिर FPO, या फिर मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स है तो MPO। अब मैं इन सबका फुल फॉर्म बताऊंगी आपको, वेरी इजी। एग मार्क मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, FPO मीन्स फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, MPO मीन्स मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, एंड FSSAI मीन्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि फूड स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन का मतलब होता है उससे आपका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं इस बात से, इसका क्या तात्पर्य है। खाद्य मानक सरकार तथा संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित वह नियम और निर्देश होते हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनका पालन खाद्य उत्पादन यानी फूड प्रोडक्शन यूनिट यानी फैक्ट्री, संसाधन तथा भंडारण करने वाली सभी इकाइयों को करना ज़रूरी होता है। जहाँ पे भी जिन भी कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में वो फूड बन रहा है, उनका प्रोडक्शन चल रहा है, उनको उन रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है, ताकि फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी को
सुनिश्चित किया जा सके, मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके। अगर दूध वाले को दूध में पानी मिलाना है तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा नहीं मिला सकता वो। लैक्टोमीटर करके एक मीटर आता है, एक पैरामीटर मेजरमेंट के लिए होता है वो, उसको उसमें डालते हैं मिल्क में और पता चल जाता है इसने कितना % पानी मिलाया। तो उसमें भी मिल्क में जो वो मिल्क निकल लाता है उसका भी परसेंटेज उसको भी याद हो जाता है रोज़ पानी मिला मिला के कि मुझे इतना % पानी मिलाना है और इतना इसमें ओरिजिनल रियल दूध होना चाहिए। हाँ, इतना पतला देते हैं हमें। हम आप क्या सोचते हो ये स्कीम्ड मिल्क वगैरह जो आप लेते हो, टोन्ड मिल्क कैसे बनता है? टोन्ड मिल्क, स्कीम्ड मिल्क, है ना। ये टोन्ड मिल्क जो होता है इसमें से ये उबाल के मलाई उतार लेते हैं तो ये पतला हो जाता है, उसके बाद इसकी पैकिंग होती है। फुल क्रीम का मतलब होता है उसको उबाला और पैक कर दिया पैकेट में, उसमें से उतारा कुछ नहीं, उसकी मलाई वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। और स्कीम्ड मिल्क का होता है और भी पतला, ठीक है। नेक्स्ट इज खाद्य मानकों में किसी खाद्य पदार्थ से संबंधित सभी दिशा निर्देश स्पष्ट यानी क्लियर किए हुए होते हैं। एक चार्ट देते हैं उनको रूल्स का, जैसे कि किसी खाद्य पदार्थ में स्वास्थ्य सुरक्षा गुणवत्ता संबंधित, मीन्स किसी भी खाद्य पदार्थ में हेल्थ सेफ्टी क्वालिटी से रिलेटेड कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री होनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए, तथा उनके उत्पादन यानी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, समझ में आ रहा है आपको, भंडारण यानी स्टोरेज तथा वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा के दौरान कौन कौन सी शर्तें पूरी की जानी चाहिए। सो मतलब बनाने से लेकर पैक करने तक बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं और करने ही चाहिए। और अगर उन्हें वो फॉलो नहीं करते तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक हो जाएगी तो फूड ख़राब हो जाएगा, उसकी सेफ्टी एंड क्वालिटी डाउन हो गई, और उसके बाद क्या होगा, दिस कंपनी विल हैज़ टू पे दी पेनल्टी, जुर्माना। खाद्य पदार्थ के उत्पादन के प्रत्येक स्तर यानी लेवल या मीन्स कच्चा माल जो भी रॉ मटेरियल के उत्पादन के लिए से लेकर तैयार खाद्य पदार्थ के संसाधन, भंडारण तथा वितरण के दौरान खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों और देशों पर खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए प्रभावी खाद्य मानकों तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता होती है। आमतौर पर मानकों के निम्न 4 स्तर होते हैं जो एक दूसरे से भली भांति जुड़े हुए होते हैं। क्या समझ आया इसमें? सिंपली दे वांट टू से दैट कि जब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है कंपनी में, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर फूड आइटम बना रहे हैं, सपोज कुरकुरे बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए हर देश में, हर कंट्री में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, फूड स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। फूड स्टैंडर्ड्स मीन्स रूल्स। अगर ये इसके अंदर ये चीज़ करेक्ट है तो हम इसको अपनी परमिशन देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वो जो होते हैं ये सिस्टम, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम, फूड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ही उनको चेक करता है, इंस्पेक्शन करता है और उनके ऊपर निगरानी रखता है, उनको कंट्रोल करके रखता है। जैसे आपने अपने स्कूल में भी सुना होगा कि आज कोई बाहर से सर आने वाले हैं, डायरेक्टर साहब आने वाले हैं, आरडी मैडम आने वाली हैं, रीजनल डायरेक्टर मैडम, ऐसे करके आपने बहुत बार सुना होगा कि इंस्पेक्शन पे आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, स्कूल का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। वो क्या करते हैं, देखते हैं कि काम ठीक से हो पा रहा है कि नहीं। वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, नहीं 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 ऐसे ही पढ़ाना है, ऐसे ही करना है, टाइम से क्लास में पहुंचना है। टीचर के लिए अलग रूल्स होते हैं, बच्चों के लिए क्या रूल्स होते हैं, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में पहुंचना है, 2 चोटियों में पहुंचना है, बाल छोटे छोटे होने चाहिए, या फिर अगर बड़े हैं तो चोटियाँ बनी हुई होनी चाहिए, रिबन लगाना चाहिए, बालों में तेल होना चाहिए, है ना। सो है ना स्टैंडर्ड। इन द सेम वे कंपनी के लिए भी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। वहाँ पे भी ऑफिसर्स होते हैं जो उस फूड की चेकिंग करते हैं। ये ऑफिसर्स कभी भी कंपनी से किसी भी कंपनी में जाके
जहाँ से वो अपनी अथॉरिटी ले रहे हैं उस अथॉरिटी ऑफिस से कोई भी ऑफिसर कभी भी जाके वहाँ इंस्पेक्शन कर सकता है और किसी भी पैकेट को रैंडमली खोल के खा के चेक कर सकता है कि वो ठीक से बना हुआ है कि नहीं, और किसी भी रूम का इंस्पेक्शन कर सकता है, जैसे ड्राइंग हो रही है, वॉशिंग हो रही है, फिर कोई और मेथड यूज़ हो रहा है जहाँ पे बेकिंग हो रही है वो अलग रूम होगा, या फिर पैकिंग हो रही होगी वो अलग रूम होगा. दे कैन गो टू एनी वेयर, दे कैन चेक हाउ द वर्क इज़ गोइंग ऑन एंड is the work going on in a proper manner with proper rules and regulation, are they following to the proper rules and regulations or not, क्या वो पूरे सही तरीके से सारे नियमों और कानूनों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. ये काम होता है फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का. फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बहुत सारी हैं, FPFA, ISI, FPO, ये सब फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फूड स्टैंडर्ड्स हैं. और इन एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसेज हैं एक तरह से, और जो अपनी अपनी परमिशन जो अलाउ करते हैं, अगर उस पर मोहर लग गई, मोहर दे देना, मोहर दे दी मतलब परमिशन दे दी. जैसे राजा क्या करता है, राजा, आप पुराने वाले स्टोरीज देखते होंगे टीवी पे, क्या करते थे राजा कि अप्रूवल दे दिया तो उनके यहाँ मोहर होती थी कि हाँ ठीक है, तो वो कपड़े पे या कागज़ पे जिस पे भी वो लेटर लिखा होता था उठाया और उस पर ठप्पा लगा दिया. इन द सेम वे दैट इज़. इसमें अब जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ये कैटेगराइज किए हुए हैं, इनको विभाजित किया हुआ है, अलग अलग तरह के होते हैं तो अलग अलग तरीके से विभाजित किया है. तो पहला आपका हुआ कंपनी मानक, कंपनी स्टैंडर्ड्स. दूसरा हुआ रीजनल स्टैंडर्ड. तीसरा राष्ट्रीय मानक यानी नेशनल स्टैंडर्ड्स. अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. तो यानी स्टैंडर्ड को आप ऐसे समझ लो रूल्स, ठीक है. अगर आपको याद नहीं रहता तो स्टैंडर्ड्स को आप रूल मान लो. पहला क्या हुआ, नंबर 1 कंपनी स्टैंडर्ड्स. इसमें क्या होता है, कई मानक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है. सामान्यतः यह राष्ट्रीय मानकों की नकल होती है. फॉर एग्जाम्पल ISI, जैसे इंडिया में ISI है. ISI एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. जैसे इंटरनेशनल रूल्स होते हैं वैसे ही. ये एक्चुअली होते फॉर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ही हैं, पर इन्होंने अपनी स्ट्रिक्टनेस बनाई हुई है, अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है कि भाई हमें ऐसे ऐसे ही चाहिए, काम ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, मतलब वो करेक्ट वे, यू हैव टू फॉलो दैट करेक्ट वे इंस्ट्रक्शंस. दूसरा होता है रीजनल स्टैंडर्ड्स. वो स्टैंडर्ड्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया की जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन से को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं. जोग्राफिकल यानी भौगोलिक, और जलवायु, क्लाइमेटिकल कंडीशन यानी जलवायु, भाई कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है, धूप सनलाइट ज़्यादा होती है, तो एज़ पर दी गाइडलाइंस जो होती हैं वो एज़ पर दी क्लाइमेट बनाते हैं, ठीक है, जो कि है भी ज़रूरी. तो इसीलिए इनको क्षेत्रीय मानक कहते हैं या फिर रीजनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं. ये मानक क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु संबंधित परिस्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं. यानी सेम एज आई सेड, जोग्राफिकल कंडीशन देख के और क्लाइमेटिक कंडीशन देख के बनाए जाते हैं, ठीक है. आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रीय समुदायों या समूहों के लिए कानूनी मानकीकरण संगठन होते हैं. आमतौर पर रीजनल स्टैंडर्ड्स में लीगल रूल्स होते हैं कुछ. फॉर एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया है, आई विल टेल यू. नेक्स्ट इज नेशनल स्टैंडर्ड्स. द एग्जाम्पल ऑफ रीजनल स्टैंडर्ड्स इज एक तो ISO और एक WHO. ISO कंपनीज़ के लिए बनाया होता है, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी भी जहाँ से आप पढ़ाई वगैरह करते हो, कुछ इंस्टीट्यूट्स के बाहर ISO सर्टिफाइड लिखा होगा. यानी वो कंपनी और इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड्स को, गोल्स को डिसाइड करता है कि भाई अगर आप एक ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर खोल रहे हो तो उसमें बच्चों के लिए ये सुविधा होनी चाहिए, और आपको ये इंस्ट्रक्शंस, आपके पास ये सामान, ये रिसोर्सेज होने चाहिए, तभी आप एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हो. हाँ, और WHO तो आपको पता है मेडिसिन के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है, और हेल्थ रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए भी.
WHO वर्क्स फॉर द हेल्थ एंड मेडिसिन्स। और उसके बाद आता है राष्ट्रीय मानक, दैट इज़ नेशनल स्टैंडर्ड्स। और वो क्या होते हैं? नेशनल स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी किसी एक देश पर्टिकुलर कि हमारी कंट्री में ऐसा होगा, एक राष्ट्र, एक यानी एक देश, एक कंट्री, ठीक है, राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। ये मानक देश की सभी खाद्य पदार्थ संबंधित इकाइयों के लिए एक समान होते हैं। ये पूरे कंट्री में कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स्ड होंगी और पूरे कंट्री में सेम फॉलो होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जागो ग्राहक जागो, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमाओ तो जागो ग्राहक जागो के जो गाइडलाइंस हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए सेम है ना। क्यों? कि उसमें क्या कह रहा है एग्जैक्टली, जागो ग्राहक जागो में क्या कहता है वो कि धोखाधड़ी से बचिए। वो ये कहता है आपको, वो आपको गाइडेंस, आपको ज्ञान देता है, वो उपभोक्ता के लिए है, ठीक है। वो कहता है कि भाई तुम जागो और तुम जब खरीद रहे हो तो ऐसे मत खरीदो आँख बंद करके कि जो कोई भी कुछ भी आपको पकड़ा रहा है अब ठीक है और बाद में आपने खा लिया। तो पहले से ही ध्यान से खरीदिए, डेट, एक्सपायरी डेट, उसमें आपको एलर्जी तो नहीं है, आप वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज वाला मत लो। और मतलब उसमें आपको कैसे पता चलेगा नॉन वेज की वेज है? उसमें ग्रीन कलर का डॉट है कि रेड कलर का डॉट है? तो ग्रीन कलर का डॉट इज़ फॉर नॉन वेज? नो, इट इज़ नॉट। ग्रीन कलर का डॉट इज़ फॉर वेज प्रोडक्ट्स एंड रेड कलर का डॉट का मतलब होता है कि वो नॉन वेज है, उसके अंदर कोई मांसाहारी खाद्य पदार्थ है। अब इसके बाद आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब जैसे कि एक कंट्री ने डिसाइड किए तो अब पूरे वर्ल्ड ने, जितने भी देश है, सब ने मिलके एक डिसाइड कर लिया कि भाई ये रूल्स होने चाहिए अगर फूड पैक्ड है तो अगर वो इंटरनेशनल है तो कंपनी, अगर आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आपका फूड इंटरनेशनली भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। आप उस दूसरी जगह पे भेज दो अपना, है ना, एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप अपना फूड एक्सपोर्ट कर सकते हो। और वहाँ से दूसरा, अगर वो लोग भी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, तो आप वहाँ से इंपोर्ट करा सकते हो अपने लिए, ठीक है। बट उसके पहले आपको आपका प्रोडक्ट जो है, उनका जो कंपनी का प्रोडक्ट है, वो उस टेस्ट को, एक टेस्ट क्लियर करना होता है, उस टेस्ट को पास कर देना चाहिए। इतना एक्टिव हो, इतना अच्छा हो, सारी जो भी उन्होंने बोला है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो उस टेस्ट को अगर क्लियर कर देता है सक्सेसफुली तो वो इंटरनेशनल, उसको परमिशन मिल जाती है, तो वो कंपनी इंटरनेशनली बिजनेस करने के लिए अलाउ हो जाती है। There are so many companies and there are so many products which we use, we don't know। आप खा रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता। अब तो ये है कि पहले उनको परमिशन मिल जाती है और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उनका वहाँ से इतनी दूर से एक्सपोर्ट ना करके, वहाँ से यहाँ तक ना मंगा के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करके, वो उसी कंट्री में ही अपनी कंपनी खोल लेते हैं। लेकिन वहाँ पे वो उन इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस करने की परमिशन मिली होती है। टुडे वी विल डिस्कस फूड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस इन इंडिया। भारत में खाद्य मानक नियमन। इंडिया में खाद्य मिलावट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 1954 में एक अधिनियम बनाया, ठीक है, यानी एक कानून बनाया। उसका नाम रखा PFA 1954। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इसको हमें याद रखना है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, दैट इज़ इन शॉर्ट PFA 1954। उसके बाद उस अधिनियम में आवश्यकता अनुसार लगभग 200 से अधिक बार चेंजेस किए जा चुके हैं। संशोधन मीन्स चेंजेस, बदलाव लाना। भारत में बड़े पैमाने पर बनने वाले तथा आयात कर भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स को इस अधिनियम यानी कानून के अंतर्गत लिस्ट वर्णित यानी लिस्ट आउट किया हुआ है। सभी आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए उनको लिस्ट आउट किया गया, उन रूल्स को फॉलो करना सबके लिए कंपलसरी है।
ये हमने कल अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। पीएफए के अंदर क्या क्या आदेश यानी रूल्स हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेशल खाद्य पदार्थ और उनकी क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट ऑर्डर, दैट इज़ FPO। सो इसके अंदर क्या है, फल और सब्जियों, इनसे रिलेटेड नियम कानून इसके अंदर हैं। यह फल और सब्ज़ी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को डिसाइड करने के लिए, स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए सुनिश्चित किया गया है, फिक्स किया गया है। नंबर 2, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, मांस खाद्य उत्पाद आदेश। इसके अंदर मांस से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेज रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उनकी लिस्ट आउट की गई है और उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उस कंपनी को प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट बनाने में, उसके बारे में बताया गया है। थर्ड आता है वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, यानी वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर। इसके अंदर सभी प्रकार के जितने भी एडिबल ऑयल्स होते हैं, एडिबल मीन्स खाने योग्य, एडिबल ऑयल्स होते हैं या मार्जरीन या फिर चर्बी के लिए वे निर्देश किए गए हैं। चर्बी के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। FPO प्रमाणित कुछ वस्तुएं हैं, जैम, जेली, मार्मलेड, चटनी, सॉस एट्सेट्रा। अगर आप इस बात को ठीक से समझने की कोशिश करें तो फ्रूट, जो भी चीज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बनी है वो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के अंदर अगर हमने किसी भी चीज़ को प्रोसेस्ड किया है ना, जैसे जैम, जेली, मार्मलेड, चटनी, और मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के लिए हम MPO बोलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए हम FSSAI भी बोलते हैं और FPO भी बोलते हैं। FPO ही होता है बेसिकली जो फ्रूट्स को डिनोट करता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों आते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल्स नहीं आएंगी, लेकिन ऑर्डर का नाम है FPO। अब हम पढ़ेंगे वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, यानी स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। सो वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन होता क्या है एग्जैक्टली? विभिन्न प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बनाए रखने के लिए, कस्टमर के हित के लिए, कस्टमर की भलाई को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बनाई है। उन्होंने एक, जैसे हम किसी चीज़ को सर्टिफिकेट देते हैं ना कि हाँ पास हो गया, वैसा, ओके, जो उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, मतलब उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। इसके अंतर्गत इसमें अलग अलग उत्पादों के लिए कुछ स्वैच्छिक मानक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। यह मानकीकरण चिन्ह उत्पादों को तब प्रदान किए जाते हैं जब उनका उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप और विभिन्न जांच प्रक्रिया के बाद सही पाया जाता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, इंस्पेक्शन होता है और फूड इंस्पेक्टर जाके इंस्पेक्ट करता है कि चीज़ ठीक से बना रहे हैं कि नहीं, और प्रोसेसिंग ठीक से हो रही है कि नहीं, और उसके बाद पैकेजिंग ठीक से हो रही है कि नहीं, और इन दी एंड फाइनल प्रोडक्ट को में से किसी भी एक सैम्पल को खोल के दे कैन ईट एंड चेक वेदर इट इज़ फाइन और नॉट एज़ पर द टेस्ट, एज़ पर द केमिकल के लिए तो वो लैब में भेज देते हैं किसी भी पैकेट को उठा के, और उस पर केमिकल्स डाल के चेक करते हैं कि जो प्रेजर्वेटिव्स हैं वो उन्होंने एक्स्ट्रा तो नहीं डाल दिए, फालतू तो नहीं डाल दिए कि कहीं और ज़्यादा दिन तक टिका रहे। ऐसा नहीं होता। फिर अगर हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं प्रेजर्वेटिव्स की, तो वो अच्छे की बजाय हमारे बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। तो इसका ध्यान भी गवर्नमेंट रखती है। मानकीकरण चिन्ह की वस्तु की क्वालिटी का विश्वास दिलाते हैं। वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बेसिकली उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए और ट्रस्टवर्दी बनाए रखने के लिए ही रखा गया है। ऐसे ही कुछ मानकीकरण चिन्ह यहाँ पर हैं, जिसमें सबसे पहला है ISI। ISI का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भारत मानक संस्थान, जो अब भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। पहले इसको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहा जाता था, लेकिन अब इसको
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहा जाने लगा है, इसलिए ISI को अब BIS कहने लगे हैं। ISI अब BIS के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसका एक सिंबल है, दैट इज़ ISI। ब्लैक कलर के बॉक्स में IS लंबा सा और फिर एक I, जो कि आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब ये इनका प्रोडक्ट इनको लगता है कि हाँ ये करेक्ट है, फ़ाइन है, इसमें कोई भी मिलावट या फिर कोई भी क्वालिटी इन्फीरियर क्वालिटी नहीं डाली हुई है, अप्रोप्रिएट है ये एकदम, तब वो उसको अपनी मोहर या फिर अपना चिन्ह सिंबल दे देते हैं उसकी, दैट इज़ कॉल्ड अप्रूवल। उसको अप्रूवल मिल गई तभी आप वो मार्क लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप वो मार्क यानी वो कंपनी ISI मार्क को यूज़ नहीं कर सकती। ISI मार्क युक्त पदार्थ यानी प्रोडक्ट्स उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स खरीदने से उपभोक्ता को भरोसा होता है कि उसने सही और सुरक्षित चीज़ खरीदी है, राइट, सेफ एंड सिक्योर्ड प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS जो लाइसेंस मिलता है वो किसको मिलता है? कंपनी को, धारक को, और क्या करने के लिए? चीज़ों को ठीक बनाने के लिए, और इसके अलावा समय समय पर इंस्पेक्शन भी की जाती है। यदि किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी डाउन पाने का ज़रा सा भी संदेह यानी सस्पेक्ट किया जाता है कि ये तो इसमें आजकल गड़बड़ हो रही है, तो वो जाके कभी भी उसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं और आप भी भारतीय मानक ब्यूरो में जाकर कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें ध्यान रखना है और हमें इसे लर्न करना है, दैट इज़ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ISI प्रमाण चिन्ह प्राप्त कर कुछ वस्तुएं और उत्पादों की एक लिस्ट बनाई गई है, उन्हें कैटेगराइज किया गया है। देयर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ खाद्य पदार्थ यानी फूड प्रोडक्ट्स, सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, और थर्ड इज़ घरेलू उपकरण। ठीक है, हमारे जो आइटम्स हैं कुछ ऐसे। सो नंबर 1 जिसमें हमारे फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें आता है भारतीय मानक ब्यूरो यानी ISI के अंदर जो प्रोडक्ट्स प्रमाणित किए जाते हैं उनकी लिस्ट है। नंबर 1 खाद्य पदार्थ, नंबर 2 विद्युत उपकरण और नंबर 3 घरेलू उपकरण। सो नंबर 1 खाद्य उत्पाद के अंदर आता है नमक, बिस्कुट, पाउडर दूध यानी पाउडर वाला जो आपका मिल्क होता है, मिल्क पाउडर जिसको आप बोलते हो, कॉफ़ी एंड कस्टर्ड पाउडर। B विद्युत उपकरण, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है आपकी प्रेस जिसको आप आयरन बोलते हो, आपका फ़ैन, रेगुलेटर, पानी गर्म करने वाली रॉड एंड गीज़र। ठीक है, थर्ड कैटेगरी इज़ घरेलू उपकरण। इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, 1 इज़ प्रेशर कुकर एंड गैस का चूल्हा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू लर्न बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन दी एग्जाम्स वेरी मच। आपसे पूछा जाएगा बिस्किट और नमक कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ठीक है, तो फूड कैटेगरी में आते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में, और इसको क्या साइन मिलता है, कौन सा सर्टिफिकेशन मिलता है? ISI। हालांकि आप सोचोगे कि ये तो इसमें एग मार्क क्यों नहीं मिलता, पर नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं जैसे बिस्किट, नमकीन, मिल्क पाउडर, कॉफ़ी, इनको उन्होंने प्रायोरिटी पे रख के यही वाला मानक चिन्ह दिया है, दैट इज़ ISI। सेकेंड इज़ एग मार्क। एग मार्क जो है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंडर आता है, अधीन मीन्स अंडर, और इसमें क्या होता है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के लिए निर्धारित किया जाता है, यानी खरीदना, बेचना और उसके अंदर क्वालिटी को चेक करना, उसका इंस्पेक्शन करना, ये सब चीज़ें उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो निर्धारण है, इसका जो ये कौन डिसाइड करेगा, वो अथॉरिटी कृषि निदेशालय को दी हुई है, कृषि मंत्रालय को, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को। एग मार्क, अब आता है एग मार्क। एग मार्क के अंदर क्या है? एग मार्क जो है ये हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसमें एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट क्या करता है, कृषि मंत्रालय क्या करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं
उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए वर्क करती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और सेमी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ख्याल रखती है। अर्ध कृषि उत्पाद, सेमी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है? सभी प्रकार के मसाले, खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल्स, घी, मक्खन, चावल, दालें, चाय पत्ती, शहद और अंडे, ये सब चीज़ें। और इनकी क्वालिटी की जांच करने के लिए इनके स्तर के अकॉर्डिंग, इनके स्तर के अनुरूप विभिन्न श्रेणियां प्रदान करती है। डिफरेंट कैटेगरीज इनको प्रोवाइड कराती है। एगमार्क का चिन्ह प्रदान करते समय उस प्रोडक्ट की नेचर, केमिकल क्वालिटी, रासायनिक जो उसका रूप है वो, उसका रचनात्मक खूबियाँ यानी जब उसको बनाया उसकी स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। संस्था ये जो ऑर्गेनाइजेशन है समय समय पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की जांच भी करती रहती है, सेम एज ISI कि वो इंस्पेक्शन के लिए कंपनीज़ में पहुंचते रहते हैं। जो भी कंपनीज़ उनसे लाइसेंस की डिमांड करती है, जब वो उनका प्रोडक्ट चेक करते हैं वो करेक्ट निकलता है, उनको लाइसेंस अप्रूव हो गया और उनके पास लिस्ट हो गई अब कि हमने इस कंपनी को लाइसेंस दिया हुआ है, और वो उस कंपनी में रैंडमली कभी भी जाके बिना बताए सरप्राइज विजिट कर सकते हैं एंड दे कैन चेक। और इससे क्या होता है, कंपनी के लोग और उसके एम्प्लॉयज़ और उनका मालिक भी एक्टिव रहते हैं कि मुझे काम ठीक से करना है, मुझे हर प्रोडक्ट, हर पैकेट ठीक से बनाना है ताकि मेरी गलती ना हो। नहीं तो क्या होता है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और फिर उनको दोबारा वर्क करने की परमिशन नहीं मिलती। मुख्य एगमार्क वस्तुएं हैं जैसे आटा, चावल, दालें, बेसन, घी, मक्खन और सभी प्रकार के मसाले, शहद, मूंगफली, गुड़, चीनी, कॉफ़ी, नमक एक्सेट्रा। सो अब आप कहोगे कि मैम नमक ऊपर भी था। जी हाँ, नमक पे ISI मार्क भी मिलेगा आपको और एग मार्क भी मिलेगा। ठीक है, नमक पे आपको ISI मार्क भी मिलेगा और एग मार्क भी मिलेगा। एग्ज़ाम में जब आपसे पूछेगा कि नमक पे कौन सा चिन्ह पाया जाता है, तो आप अगर ISI मार्क लिखोगे तो भी करेक्ट है और एग मार्क लिखोगे तो भी करेक्ट है। पर मैं तो आपको बता रही हूँ ना, तो मेरे साथ साथ आप लर्न कर लीजिए कि नमक पर 2 चिन्ह पाए जाते हैं, ISI एंड एग मार्क बोथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, दैट इज़ FSSA 2006। इसको हिंदी में कहते हैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी को डिसाइड करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। धीरे धीरे फूड प्रोडक्ट्स यानी फूड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ को बहुत पेचीदा लगने लगे, और मतलब फूड इंडस्ट्रीज़ को लगा ये तो बहुत डिफ़िकल्टी है एंड दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट, और उनको ये बहुत मुश्किल लगने लगे। फिर क्या हुआ, फिर इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि खाद्य गुणवत्ता यानी फूड क्वालिटी के जो रूल्स हैं उनके लिए सभी नियमों का एकीकरण किया जाए, कि सभी के लिए वो रूल्स सेम हो। हर चीज़ के लिए अलग रूल है, हर अलग तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग रूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर लिस्ट हो और उस लिस्ट को वो फॉलो करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया रूल बनाया गया, उसमें इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या एम था। ये जो नया FSSA बनाया, इसका कुछ एम था, और उसका एम ये था कि भारत सरकार ने 2006 में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड के जो अधिनियम बनाए, उसमें FSSA यानी फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट 2006 को लागू किया, पारित किया। पहले तो बनाया, पारित करना मीन्स बनाना और लागू करना मीन्स इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इस रूल का, इस अधिनियम का, इस कानून का मुख्य जो एम था, उद्देश्य था, वो था फूड यानी खाद्य प्रोडक्ट्स जो हैं, फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा कर देना और एक साथ कर देना, और मतलब अलग अलग जगह नहीं, एक ही लिस्ट में कर देना उसको।
फिक्स कर देना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करके और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उनके दोबारा से जो निर्माण होता है उसको विनिर्माण कहते हैं। आप जैसे कोई प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल उससे आप बनाते हो तो विनिर्माण कहते हैं, या फिर रिन्यू, या फिर भंडारण या वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री यानी बेचना, और आयात मीन्स एक्सपोर्ट करना, दूसरे देशों में भेजना, दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरी सिटीज़ में भेजना को विनिमय एक लिस्ट में करने के लिए की गई है। इस रूल के अंदर, इस अधिनियम के अंदर खाद्य पदार्थों के निर्माण परिसर और उनके चारों ओर जितनी भी हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन है, हाइजीनिक, स्वास्थ्यजनक मीन्स हाइजीनिक, वैज्ञानिक तरीके से मानव स्वास्थ्य के लिए खतरों से संभावित कारकों का आंकलन करना, कि मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका वो ह्यूमन के लिए सेफ होना चाहिए। हानिकारक होगा तो फिर क्या होगा, एक बार प्रॉब्लम हो जाएगी तो दूसरी बार तो हम नहीं खरीदेंगे ना, और प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है हमें नहीं पता। ऐसा ना हो इसके लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए और उसको लागू करने के लिए जोर डाला गया। जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अपमिश्रण अधिनियम यानी अडल्ट्रेशन एक्ट में स्पष्ट नहीं थे। इन्होंने यानी FSSA ने उन चीज़ों पर काम किया जो PFA एक्ट के अंदर क्लियर नहीं थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट थी, क्लियर थी किसमें, PFA एक्ट में, ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी PFA एक्ट के अंदर। उन चीज़ों को FSSA 2006 ने ध्यान दिया उन चीज़ों के ऊपर और उन चीज़ों को क्लियर किया, उनके ऊपर वर्क किया, उनके लिए रूल्स बनाए। इसके अलावा फूड सेफ्टी और मानक अधिनियम खाद्य नियमों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का काफ़ी हद तक अनुकरण किया गया। मतलब चीज़ों को सुधारने के लिए उन्होंने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रूल्स हैं उनको भी देखा, ISO को देखा और वहाँ से भी चेक किया कि क्या क्या रूल्स हैं और क्या हम कहीं कमी तो नहीं छोड़ रहे, और उनको भी रेफ़र किया और उनके बेसिस पे अनुकरण मीन्स रेफ़र करना, थोड़ी सी हेल्प लेना उस गाइडलाइन की और फिर अपने रूल्स बनाए। नाउ वी विल डिस्कस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, रिसर्च एंड ट्रेड। क्या मतलब है इसका, कि अब हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि खाद्य मानकों की क्वालिटी, गुणवत्ता, शोध यानी रिसर्च, उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है, और उनका व्यापार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और हम ये भी समझेंगे कि ये जो चीज़ें हैं व्यापार, इसका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और समझौता ये कैसे हुआ, इनको कैसे उन्होंने सॉर्ट आउट किया। पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड में कंज्यूमर्स के स्वास्थ्य की सुरक्षा और प्रोडक्ट्स की बिक्री से रिलेटेड चीटिंग रिलेटेड मामले रोकने के लिए विभिन्न गवर्नमेंट्स ने कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, नियम और कानूनों को डेवलप किया, विकसित किया, अपने स्टैंडर्ड्स विकसित किए, डेवलप किए और लागू किए। लागू मीन्स इम्प्लीमेंट, यू नो दैट वेरी वेल। इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और अभी भी की जा रही है। ये समय समय पे होता रहता है, न्यू रूल्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। वर्तमान में ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं जो समझौते और जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा देने में और शोध यानी रिसर्च और ट्रेड को आसान करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही कुछ संसाधन निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1 कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसको CACB कहते हैं। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसको ISO कहते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO,
विश्व यानी वर्ल्ड, व्यापार मीन्स ट्रेड, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स वाई इट्स शॉर्ट फॉर्म इज WTO. ओके, पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. CAC एक इंटरनल बॉडी है, यानी सरकार के अंदर एक बॉडी बनाई हुई है. एक जैसे टेबल होती है ना, उस पर कुछ लोग बैठते हैं और वो चीज़ें डिसाइड करते हैं. एक बॉडी है, गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि कस्टमर्स होते हैं, उनके हेल्थ की सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाने और प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर के इंटरनेशनल ट्रेड को आसान बनाने के लिए स्थापित किया गया है, बनाया गया है. ईयर 2017 में 187 देशों में इस संस्था के सदस्य थे. ईयर 2017 में लगभग 187 देश इस संस्था के सदस्य थे. भारत भी अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में के माध्यम से इस संस्था का सदस्य है. यानी हमारी गवर्नमेंट, हमारा भारत देश भी इस बॉडी का मेंबर है. हाल ही में CAC ने फूड स्टैंडर्ड्स के जो रिलेटेड डेवलपमेंट्स कार्य हुए, जितने भी वर्क हुए इससे रिलेटेड, उनका एकमात्र सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट केंद्र बनाया. उसका एक जगह पे सेंटर बनाया, एक सेंटर बना दिया पूरे वर्ल्ड का. इस संस्था के द्वारा प्रकाशित किए गए खाद्य नियमावली यानी फूड लिस्ट, फूड आइटम्स की लिस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक विश्वसनीय संग्रहण माना जाता है. मतलब एक तो होता है एवरी कंट्री अपने बनाती है, और इन्होंने पूरे सब कंट्रीज़ को लेके एक वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया. और इसी को, इस स्टैंडर्ड के जो जैसे हमारे FSSAI लिखा होता है, यानी और FSSA लिखा होता है, ISI लिखा होता है, तो उन्होंने भी कहा कि अगर आपको ये इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, अपना प्रोडक्ट हर कंट्री में पहुंचाना है, तो उस प्रोडक्ट का क्या मिलेगा लिखा हुआ उस पर, कोडेक्स, CODEX, कोडेक्स लिखा हुआ मिलेगा आपको. तो कोडेक्स लिखा हुआ होगा तो यानी ये इंटरनेशनल लेवल पे आप इसका अपना प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं. यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट पे देखते हो, खाने की आइटम पे, फूड आइटम पे, उस पर कोडेक्स लिखा है, यानी वो इंटरनेशनल लेवल पे वो कंपनी बिजनेस कर रही है. ओके, सो खाद्य नियमों के अतिरिक्त इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई प्रलेख में. उसने क्या किया, उपभोक्ताओं के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और खाद्य ट्रेड यानी बिजनेस के लिए, फेयर प्रैक्टिसेस के लिए स्टैंडर्ड्स को सुनिश्चित किया, डिसाइड किया, फिक्स किया. और पद्धति की नियमावली, जो भी उसकी नियमावली मीन्स लिस्ट थी कानूनों की, और मार्गदर्शन, गाइडलाइंस, ठीक है, और रिकमेंडेशन, यानी आपको ये करना है. रिकमेंडेशन का मतलब होता है आपको ये करना है, गाइडलाइंस. ओके, उनको सम्मिलित किया, उनको एक ही जगह पे इकट्ठा किया, मिक्स कर दिया, सम्मिलित कर लिया, सबको चीज़ों को ऐड कर लिया. इसके अतिरिक्त देश में अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स मानकों का भी अनुसरण और उपयोग करते हैं. मतलब हमारी कंट्री में जो भी उसका मेंबर है, उस कंट्री में जो अपनी नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमने पहले पढ़े, ISI, एगमार्क, FSSA या फिर FSSAI. FSSAI और FSSA एक ही बात है बच्चों. तो ये जो चीज़ है, इनको तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं, इनको तो हम फॉलो करते ही हैं. और अगर कोई कंपनी विश करती है कि भाई मुझे तो इंटरनेशनल लेवल पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आई वांट टू वर्क ऑन द इंटरनेशनल लेवल, तो वो कोडेक्स के थ्रू करते हैं. कोडेक्स में अपनी प्रोडक्ट को ले जाते हैं, इंस्पेक्ट कराते हैं, उनकी टेस्टिंग कराते हैं, एग्जामिन कराते हैं, और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, पास कर लेता है उस टेस्ट को, तो वो इंटरनेशनल अप्रूवल उसको मिल जाती है, एंड देन दे कैन do the business on the international level. अब आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज ISO. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ISO विश्व के सभी देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट संघ है.
ये मतलब गवर्नमेंट से ये एक कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट संघ, जो कि गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। इस संगठन का मिशन इन्होंने मतलब जैसे सभी ने मिलके बनाया और एक कंपनी बना ली और उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, ये इसका इस ऑर्गेनाइजेशन का ये नाम रख देते हैं और ये करेगी कंट्रोल, तो ये प्राइवेट फर्म है, ओके। इस संगठन का मिशन वस्तुओं यानी प्रोडक्ट्स को वस्तुओं के इंटरनेशनल विनिमय यानी इंटरनेशनल लेवल पर खरीदने को आसान बनाने या बिजनेस करने के लिए बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकल गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ जो होती हैं उस क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए उद्देश्य से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित करता है। मतलब जो भी कंपनी जो भी चीज़ें हैं इम्प्रूवमेंट है, उन इम्प्रूवमेंट के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के रूप में माना जाता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं यानी पब्लिश किए जाते हैं। ISO 9000 की क्वालिटी आवश्यकताओं का एक ऐसा ही इंटरनेशनल सिंबल है, ओके। ये संस्था गुणवत्ता प्रबंधन यानी क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है। हालांकि इन मानकों को अपनाना पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है। जैसे कोई मैंने आपको बताया था एक बार कि कुछ इंस्टीट्यूट्स खुले होते हैं, आप कभी नोटिस करते होंगे इंस्टीट्यूशंस, उनके बाहर ISO लिखा होता है। तो कुछ लोग तो ऐसे ही इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं नॉर्मली, और कुछ लोग क्या करते हैं वहाँ से सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। वो उन्हें अलाउ कर देते हैं कि आप हमारे आइए, हमारी जगह का इंस्पेक्शन कीजिए और देन हमें सर्टिफाई कीजिए कि येस वी आर मेंटेनिंग दैट क्वालिटी। और वो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करके पहले उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अपने कंपनी को, फूड इंडस्ट्री में जो भी है उसको, या फिर अपने जो भी मैंने जैसे बताया इंस्टीट्यूट्स को मैंने देखा है बाहर लगा होता है, तो उसको पहले उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उसको कैपेबल बनाते हैं और फिर उन्हें अलाउ करते हैं कि आओ आप इंस्पेक्शन करो और हमें अगर हमारा ठीक निकलता है तो आप हमें अप्रूवल दो, सर्टिफिकेशन दो। और ऐसा नहीं है कि इसमें अगर कोई फेल हो जाता है तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। उनको गाइडलाइंस दी जाती है, वहाँ जहाँ इंस्पेक्टर्स आते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स, दोज आर कमिंग ऑन द इंस्पेक्शन, वो उनको एक परफॉर्मा देते हैं चेकिंग करके और उनको बता देते हैं कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, आपके अंदर ये कमी है, बस आपको ये कमी और ठीक करनी है। उसके बाद यू कैन रीअप्लाई एंड वंस यू विल पास दिस, आप इसको पास कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, यू विल गेट द सर्टिफिकेशन। आप जैसे ही ये टेस्ट पास कर लोगे आपको मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आता है डिफरेंस बिटवीन कोडेक्स एंड ISO। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोडेक्स, इसे राष्ट्रीय मानकों और नियमों को निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कोडेक्स को ISO क्या करता है, ये इसको लेने के लिए स्वेच्छा होती है, इसके लिए कोई बाध्य कानून नहीं है। मतलब कोडेक्स, अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है फूड आइटम्स का, कि हमारे प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाएं, तो आपको कोडेक्स को क्लियर करना ही करना पड़ेगा। कोडेक्स का टेस्ट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट अगर वो टेस्ट क्लियर कर लेता है तो ही आप कर सकते हो बिजनेस आउटसाइड। लेकिन ISO के लिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई प्रोडक्ट करना चाहता है तो वो ISO से सर्टिफिकेशन ले या नहीं ले, इट्स नॉट कंपलसरी, उसकी विश होती है ISO सर्टिफिकेशन लेने के लिए। सेकेंड पॉइंट, इसके अंतर्गत परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं। कोडेक्स के अंदर चेंजेस ऑलरेडी इतने अच्छे से पहले ही कर चुके हैं कि उनको चेंजेस करने के लिए टाइम लगता है, और अगर स्टार्ट भी करते हैं इट टेक्स टाइम। और ISO में क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मानकों का आंकलन होता है, पूर्वांकलन किया जाता है। हर 5 साल के बाद इनको जांचा जाता है इनका, और फिर स्टडी किया जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है, देखा जाता है कहाँ पे चूक रह गई, ठीक है। और उसके बाद में अगर वहाँ पे कुछ कमी लगती है तो वो उसको रीडिज़ाइन करते हैं, रीफ्रेम करते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ कोडेक्स, इसमें केवल अल्पमस विकृत पद्धति यानी मिनिमल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस का विवरण है। बहुत मिनिमम प्रैक्टिसेबल थिंग्स का इसमें एक्सप्लेनेशन है। लेकिन थर्ड पॉइंट ऑफ ISO, इसके तहत केवल वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन किया जाता है।
प्रेजेंट में चल रही इंडस्ट्रीज़ की से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस और पैटर्न का इसमें एक्सप्लेनेशन किया जाता है। थर्ड आता है WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में हुई और इस संगठन के मुख्य उद्देश्य थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके जो अग्रीमेंट्स हैं उनको लागू करना, ठीक है, किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवाद को सुलझाना, कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो उसको सुलझाना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अपने सदस्य देशों को जितने भी मेंबर्स हैं उस मतलब कंट्री अलग अलग कंट्रीज़ के मेंबर हैं उनके पास में तो वो उनके मेंबर हो गए ना, तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं उनको ट्रेड नीति है ना उससे संबंधित मुद्दों में सहायता करना और ट्रेड को इजी बनाना, सहजतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, निष्कपटपूर्वक और पूर्वानुमान के साथ में चलाने में सहायता करना। मीन्स इजी वे में, इंडिपेंडेंट वे में, विदाउट चीटिंग, और पहले की चीज़ों में अगर कोई कमी है उसको ठीक करते हुए उनको रन करने में उनकी हेल्प करना, ठीक है। WTO के अंदर समझौते के अंतर्गत वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा शामिल होती है, यानी इसके अंदर आइटम्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल आइटम्स, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो आज हमने पढ़ा स्टैंडर्ड्स के बारे में और जो ऑर्गेनाइजेशंस उन स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करती हैं उनके बारे में। अब आता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ। ये जो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ हैं ये कैसे वर्क करती हैं? सबसे पहले फर्स्ट आता है इसमें खाद्य निरीक्षण, जिसको हम कहते हैं फूड इंस्पेक्शन। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स के मानकों के अनुरूप गुणवत्ता को निरीक्षण यानी क्वालिटी टेस्ट के द्वारा जांचा जाता है। निरीक्षण द्वारा इनका स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, हस्तन, संस्थान यानी प्रोसेसिंग, भंडारण यानी स्टोरेज, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इन सब के लिए गाइडलाइंस होती हैं, नियम होते हैं, उनके अनुसार कानून के अनुरूप किया जाता है। तो ये देखा जाता है इंस्पेक्शन में कि उन्होंने उन गाइडलाइंस का, उन नियम कानूनों का पालन करते हुए प्रोडक्ट बनाया है कि नहीं, उन नियमों और कानूनों का पालन हुआ है या नहीं। इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और रिलेटेड नगर निगम, नगर परिषद, प्राधिकरण, ठीक है, खाद्य निरीक्षणों की नियुक्ति करते हैं। अपनी लैब में, प्रयोगशाला में मानकों के अनुरूप खाद्य उत्पादों के नमूने लेकर उनकी क्वालिटी को और समानुरूपता की स्थिति का इंस्पेक्शन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको। सेकंड है एनालिटिकल कैपेबिलिटी, मींस विश्लेषणात्मक क्षमता। अब ये क्या होता है? खाद्य संदूषण यानी फूड पॉइजनिंग या फिर स्पॉइलिंग, ये क्या करती है? पर्यावरण रासायनिकों और जैव आविशों, बायोकेमिकल्स और रोगजनक जीवाणु, खाद्य जनित जीवाणु, फूड बॉर्न डिसीजेज जिनसे होती हैं, उनके बारे में विश्लेषण करते हैं, उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं का पता लगाते हैं। किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के लिए परीक्षण यानी टेस्ट, एग्जामिनेशन उसका से रिलेटेड जो भी सुविधा चाहिए होती है तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। लैब्स चाहिए होती हैं इसको टेस्ट करने के लिए। परीक्षण मीन्स टेस्ट करना। इसके अतिरिक्त उन लैब्स में परीक्षण करने के लिए जो भी कर्मचारी होते हैं अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। टेस्टिंग करनी आती होनी चाहिए उन लैब्स में जो भी वर्कर्स हैं उनको या एम्प्लॉयज़ हैं उनको। और प्रयोगशाला में जो
मैनेजमेंट है उसमें प्रिंसिपल्स, फिज़िकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, यानी जो भी पूर्ण रूप से ये चीज़ें कुशल रूप से होनी चाहिए। वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मतलब इन शॉर्ट जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है एक सैम्पल को टेस्ट करने में, वो सारे रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के जो मामले हैं वो बहुत सामने आए हैं, जिसमें फूडबॉर्न डिसीजेज और केमिकल पॉइजनिंग, इन टॉक्सिन्स की वजह से खतरों के मामले सामने आए हैं। और फिर न्यूज़ में तो आता ही है, हम सब जानते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स में पिछले सालों शिकायतें आई। हम लोग अवेयर होते हैं टाइम टू टाइम थ्रू द न्यूज़। और क्या होता है, इनसे क्या होता है, फूड हैज़ार्ड बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, इसलिए कि फूड हैज़ार्ड्स ना बढ़े इसके लिए फूड आइटम्स की लिस्ट श्रृंखला बनाए। उसके दौरान क्या करते हैं, उनको नियंत्रण करना ज़रूरी होता है। जितने भी प्रोडक्ट्स में कंप्लेंट आती है उनकी लिस्ट बना लेते हैं और उनको बाकी चीज़ों का तो इंस्पेक्शन होता ही है, पर इन चीज़ों के लिए इनके यहाँ ये लोग विज़िट ज़्यादा करते हैं। अगर मान लो ये कोई प्रोडक्ट ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो उसकी तो वो लोग बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई अब इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, अब इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। उनकी नज़र उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा रहती है जिसमें शिकायत 1-2 बार 3 बार निकल चुकी होती है। इसके अलावा इसमें खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ माध्यम हैं, कुछ मीडियम्स हैं। सो नंबर 1 इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, नंबर 2 इज़ गुड हैंडलिंग प्रैक्टिस, नंबर 3 इज़ हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल। पहला है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। गुड यानी अच्छी, मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्ट बनाने की, प्रैक्टिस यानी पद्धति, पैटर्न, ठीक है। उत्तम निर्माण पद्धति गुणवत्ता आश्वासन का एक भाग है जो कि स्टैंडर्ड्स को सुनिश्चित करता है और क्या करता है, फ्रूट प्रोडक्ट्स को जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स के उपभोग के लिए उनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए पहले से ही उपाय करें। उनको ये गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई आप उसमें कमी ना हो, गलती ना निकले, इसके लिए आप पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलो। उनको ये बताया जाता है, ये लोग बताते हैं। उत्तम क्वालिटी और पद्धति अपनाने से संदूषण की संभावना कम या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और ख़त्म किया जा सकता है, तथा गलत उत्पाद, रॉन्ग प्रोडक्ट या फिर रॉन्ग लेबलिंग से बचें। जो भी कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही है उन कंपनीज़ को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कस्टमर को राइट इन्फॉर्मेशन लेबल पे दी जाए और उनसे कोई चीज़ छुपाई ना जाए, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ख़तरनाक है उसको अवॉइड किया जाए, उसको सम्मिलित ना किया जाए, ऐड ना किया जाए उसको। अगर आप पहले से ही इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं निकलेगी और इंस्पेक्शन के टाइम भी आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग में क्लियर हो जाएगा। इससे उपभोक्ता को गुमराह होने से बचाया जा सकता है और इसी से कस्टमर्स को भी उन चीटिंग से बचाया जा सकता है। कस्टमर के साथ भी तो धोखा होता है ना। इससे उपभोक्ता को गुमराह से बचाया जा सकता है और प्रोडक्शन जो कि कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं उनके द्वारा उत्तम क्वालिटी का, उत्तम निर्माण पद्धति का अनुपालन करने के लिए उपभोक्ताओं के मन में उस प्रोडक्ट और उस कंपनी के प्रति विश्वसनीयता को बढ़ाती है। अगर वो कंपनी ठीक से प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए नियम कानून का पालन करेगी तो उस कंपनी की रेपो बनेगी ना। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, उसका ट्रस्ट, कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। सेकेंड इज़ हैंडलिंग। जो भी गुड क्वालिटी है, बेस्ट हैंडलिंग पैटर्न या प्रैक्टिस को से मतलब हमारा ये होता है कि जैसे अगर हम कोई भी सपोज़ खेत से, दुकान से या जहाँ से भी उपभोक्ता तक जो भी चीज़ पहुँच रही है वो ख़राब ना हो, संदूषित ना हो, है ना। आप जो भी चीज़ खरीदते हो तो अगर वो ख़राब होती है, शॉप पे रखी हुई ख़राब होती है तो आप खरीद के लाते हो नहीं, या घर आने के बाद ख़राब निकलती है पैकेट के अंदर तो आप वापस देने जाते हैं ना।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खाद्य संदूषण के खतरों को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए और कौन कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए, इसके बारे में कंपनीज को बताया जाता है। उत्तम हस्तन प्रक्रिया मीन्स गुड हैंडलिंग प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग करने वाले जो भी लोग होते हैं उनकी हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज हैजार्ड्स एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, दैट इज HACCP, संकट विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। इसके अंदर क्या होता है, खाद्य पदार्थ यानी फूड प्रोडक्ट का जो उपभोग करने के लिए सुरक्षित होने का आश्वासन देने का एक साधन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आश्वासन देती है कि हाँ आप जो भी खा रहे हो, अगर पैकेट में से बाहर का आपने खरीद के खाया है तो ये सेफ़ है। और ये HACCP फूड प्रोडक्शन और स्टोरेज के लिए सबसे ऊपर है। ये इसके ऊपर ध्यान रखती है कि भाई स्टोरेज ठीक से हो रहा है कि नहीं, जिसमें फूड प्रोडक्ट्स के निर्माण से प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, निर्माण प्रक्रिया के दौरान क्या क्या चरण, क्या क्या स्टेप्स वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और कोई रोगजनक यानी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म तो नहीं है जिसकी वजह से बीमारी हो जाए लोगों को, ये सब चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं और संकटों से बचाने की कोशिश करते हैं, संकट को होने से रोकते हैं। सामग्री और प्रक्रिया के दौरान की योगदान की क्षमता का इंस्पेक्शन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। पहला, संभावित संकटों की पहचान। सेकंड, कच्ची सामग्री और एकत्र करना। कच्ची सामग्री कहाँ से ले रहे हो, कलेक्ट कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से मंगवा रहे हो, प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, खाद्य प्रोडक्ट का उपयोग कैसे कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट का आहार श्रृंखला में के जो चरण के समय होने वाले जो संकट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसकी संभावना को कम कैसे कर रहे हैं, संगठनों को नियंत्रित कैसे कर रहे हैं, इन सब के उपाय बताती है। अब आता है कि HACCP का इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो फर्स्ट पॉइंट इज HACCP फूड की सुरक्षा, सेफ्टी को फिक्स करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, काम करता है। हालांकि हर तैयार खाने के प्रोडक्ट का निरीक्षण और परीक्षण महत्वपूर्ण है। निरीक्षण यानी टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यदि समय लेने वाली या महंगी प्रक्रिया है, ये HACCP जो है ये अच्छा तो है, पर ये महंगी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके टेस्टिंग करते हैं। खाद्य निरीक्षण या टेस्टिंग के दौरान कोई भी समस्या केवल तभी पकड़ में आती है जब वे उत्पन्न होती हैं, जबकि इसके विपरीत HACCP में अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रोसेसिंग तथा निर्माण प्रक्रिया, उसको बनाने के लिए क्या मेथड यूज़ किया गया, कि किसी भी लेवल पर जब समस्या उत्पन्न होती है तभी उस उचित कार्रवाई करने में हमें खतरों से बचने के लिए सक्षम बनाती है। अब इसके बाद आता है, यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, संसाधकों, वितरकों और निर्यात करने वाले जो संसाधन का उपयोग करने वाले प्रभावशाली तरीके से करने की क्षमता बनाती है। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू, कि ये डिसाइड करती है कि जो भी प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसका जो अगर कहीं से वो रॉ मटेरियल कहीं से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कहीं किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम मान लो रॉ मटेरियल कहीं बाहर से मंगा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन मेथड्स को भी प्रभावशाली तरीके से ये लोग सक्षम बनाते हैं। फिर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अधिनियम जो है 2006 वाला, और HACCP GMP
GHP, इनके माध्यम से फूड सेफ्टी जो है प्रायोरिटी पर रखी जाती है और इनकी आपूर्ति के करने वालों पर डाला जाता है। जो भी कंपनीज इसकी सप्लाई को पूरा कर रही हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है थोड़ा सा कि वो ध्यान रखें रूल्स एंड रेगुलेशन का। और फूड प्रोडक्ट की संरक्षण यानी प्रिवेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अतिरिक्त इसमें नियमित रूप से क्वालिटी गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देते हैं। इसके बाद आता है स्कोप। स्कोप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज स्कोप? आज भारतीय संसाधन उद्योग में यानी इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। भारत का खाद्य उद्योग समग्र रूप से घरेलू उत्पाद में 26% की हिस्सेदारी रखता है और इसी प्रोग्रेस की स्पीड को देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि आगे आने वाले ईयर्स में भारत खाद्य इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में डेवलपमेंट का एक मेन एरिया होगा। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण और विभिन्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और मैनेजमेंट्स के प्रयासों के कारण इंडिया में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है बाहर से ले लेते हैं और जिन चीज़ों को बेच सकते हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, खाद्य इंडस्ट्री के एरिया में डेवलपमेंट बनाए रखने के लिए रखना वैश्विक स्तर पर भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता संबंधित विश्वसनीयता को बनाए रखने और बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट्स की नीटनेस, हाइजीनिक क्वालिटी और सेफ्टी को स्टैंडर्ड करने के लिए ये संभव प्रयास किए जा रहे हैं और कर रहे हैं। इस दिशा में फूड स्टैंडर्ड अधिनियम 2006 जो खाद्य कानून है उसमें इम्पॉर्टेंट बदलाव दिखाई देते हैं और खाद्य श्रृंखला में भी स्टैंडर्ड्स पर सेफ्टी और न्यूट्रिशियस होने की स्टैंडर्ड्स को भी ये लोग प्रिवेंट करते हैं और इसके ऊपर प्रयत्न किए जाते हैं कि न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। वर्तमान दौर में, प्रेजेंट टाइम में, दीज डेज खाद्य इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस हो रही है और चेंजेस भी आ रहे हैं और कार्य के अवसर बढ़ रहे हैं, करियर ऑप्शंस खुल रहे हैं इसमें। और इससे क्या हो रहा है, करियर ऑप्शंस खुल रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, लोगों को करियर मिल रहा है, जॉब मिल रही है और नौकरी के अवसर लोगों को मिल रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में अपनी जीविका का साधन बनाना चाहते हैं उन्हें फूड रसायन, खाद्य संसाधन यानी फूड केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिवेंशन, संरक्षण, फूड विश्लेषण, खाद्य विश्लेषण और क्वालिटी नियंत्रण के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको सूक्ष्म जीवों, खाद्य संबंधित कानून, संवेदनशील मूल्यांकन, इसमें भी, इसकी नॉलेज में भी एक्सपर्ट यानी निपुण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्षेत्रों के अनुसार एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियों में खाद्य वितरितकर्ता के रूप में या फिर फूड इंस्पेक्टर्स के रूप में जॉब मिलती है। इस तरह की नौकरियां उनको मिल जाती है, फूड इंस्पेक्टर, प्रोफेशनल्स। व्यावसायिक स्वेच्छा एजेंसीज जैसे एगमार्क, BIS और गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशालाओं में भी काम कर सकते हैं, वहाँ भी जॉब्स मिलती हैं, वहाँ पे भी करियर ऑप्शंस हैं। करियर ऑप्शन का मतलब होता है आपको वहाँ पे जॉब अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पे सीट्स मिल जाएंगी आपको। आजकल सभी बड़े खाद्य उद्योग और सेनाओं में रसोई घरों में उनकी अपनी क्वालिटी और यूनिट्स होती हैं। इनमें प्रशिक्षित व्यावसायिकों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है और खाद्य उद्योग में जीविका के विभिन्न अवसर निम्न चित्र में इस तरह से हैं। अब आपकी बुक में टेबल बनी है जिसमें लिखा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़
इन फूड इंडस्ट्रीज। तो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस कि इसमें फूड इंडस्ट्री में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, नंबर 2 एनालिस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लैब, नंबर 3 इंटरनल फूड ऑडिटर टू असेस HACCP। इसके बाद आता है नंबर 4 फूड सेफ्टी मैनेजर या फिर मेंबर ऑफ HACCP टीम। 5th रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। एंड द लास्ट ट्रेनर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP। सो ये 5 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट। ये आपको यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हैं ध्यान से, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पे जॉब आराम से मिल जाएगी। इसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर कुछ लोगों को जॉब करनी है तो वो जॉब के बारे में सोचते हैं, दे कैन गो एंड विजिट हियर। उसके लिए उनको कैपेबल होना पड़ेगा, उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर नहीं है करना है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, अपना बिजनेस करना, अपना बिजनेस खड़ा करना, एंटरप्रेन्योर। बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं आप लोग या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो क्या है, कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला, खाद्य सुरक्षा परामर्श केंद्र तथा खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की शिक्षा के उपरांत विभिन्न प्रकार के उद्यमशील गतिविधियों को स्टार्ट कर सकता है। अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप अपना काम जमा सकते हो। आज के दौर में जब खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, क्वालिटी और सेफ्टी की को लेकर विशेष जोर दिया जा रहा है, ऐसे में नियामक यानी रूल्स और हेल्थ एजेंसीज दोनों में कुछ स्तर पर पोस्ट नियुक्त करने के लिए अनेक अवसर उभर कर आ रहे हैं और गृह विज्ञान पाठ्यक्रम विशेषकर खाद्य और पोषण विज्ञान यानी फूड्स एंड न्यूट्रिशन साइंस जैसे विषय व्यक्ति खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आधारभूत ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे फूड सेफ्टी एंड हैजार्ड्स, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ये सब पढ़ाई करके इस फील्ड में जाते हैं। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा के खतरों को समझने और प्रबंधन करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको मुझे लगता है कि अब आपको बहुत चीज़ें पता चली होंगी और आपको पता चला होगा कि फूड सेफ्टी हैजार्ड्स को कैसे रोकें, वो क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, कौशल क्या होता है ना, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके आप अपना बिजनेस कर सकते हो और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सो ये था आज का चैप्टर जो कि फिनिश हो गया है। सो नाउ वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 6। इन द नेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो वी विल ब्रिंग न्यू चैप्टर फॉर यू। सो दिस टाइम लिसन टू दिस ऑडियो 2-3 टाइम्स एंड क्लियर द पॉइंट्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो ऑडियो बुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।